बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इस वीडियो के अंदर फाइनेंशियल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस का दूसरा पोर्शन जो कि इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कास्ट के ऊपर मुश्तमिल है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल रीजन है ये दो हिस्सों में तकसीम है और दोनों के क्वेश्चन अलग अलग आते हैं और मुख्तलिफ अंदाज में क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट के भी आ सकते हैं, कभी इनडायरेक्ट का भी आ सकता है, 20 नंबर का भी हो सकता है, 15 नंबर का भी, 10 नंबर का भी, मुख्तलिफ तरीके से ये चीज़ें 12 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। इसी तरीके से इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कास्ट का तो ये बड़ी जो ध्यान से ज़हन में रखने की बात है, कॉन्सेप्ट लेने की बात है और उसके बाद जो भी सिनेरियो होगा उसके मुताबिक आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिनेरियो प्लस क्वेश्चन की उसकी वर्डिंग IG1 के जो टास्क है और उसके अंदर ये आने वाला IG1 एलिमेंट 1 के अंदर से। तो ये जो अनइंश्योर्ड कास्ट और इंश्योर्ड कास्ट को भी हम लेंगे। पहले जरा एक लिस्ट कर लेते हैं इंश्योर्ड कास्ट को कि किन किन चीज़ों की इंश्योरेंस हो सकती है। इट इज यूजुअली पॉसिबल टू अंडरटेक इंश्योरेंस सम ऑफ द लॉसेस, सम ऑफ द लॉसेस। हर चीज की इंश्योरेंस नहीं हो सकती, हर नुकसान की इंश्योरेंस नहीं होती। सम ऑफ द लॉसेस दैट माइट फोर्सफुली अकर इन द ऑर्गेनाइजेशन। However, it is not possible to insure against all the losses. तो ये बात वाज़ेह तौर पे ध्यान में रख लें कि हर चीज़ की कंपनसेशन या इंश्योरेंस की सूरत में नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे लॉसेस हैं जिनकी हो सकती है, वो पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। डैमेज टू प्लांट इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, डैमेज टू प्लांट इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, इन तीन चीज़ ध्यान में रखिए। अभी तफसील भी लेते हैं किसी किससे होती है, कैसे होती है और कहाँ तक ये हो सकती है। दूसरी चीज़ है वर्कर कंपनसेशन, कि जो वर्कर की कंपनसेशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस ने इंश्योरेंस एजेंसीज के साथ, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के साथ लिज़ान किया हुआ होता है, डॉक्यूमेंटेशन की होती है, उसके ऊपर अगर वो चीज़ क्वालिफाई होती है और वो चीज़ फुलफिल होती है, मैच्योर होती है, तो वर्कर को कंपनसेशन वहाँ से दिलवाई जा सकती है। मेडिकल कॉस्ट्स, जी हाँ, इसकी भी इंश्योरेंस हो सकती है और जिस हद तक आप इंश्योरेंस के प्रीमियम भरा होता है और इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप इंगेज हुए होते हैं, उस हद तक अमाउंट आपको मिल सकती है। फिर ये कि लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद लीगल क्लेम फॉर कंपनसेशन, इन चीज़ों की भी कंपनसेशन के तौर पे इंश्योरेंस हो सकती है। और आगे अगर हम चल के देखते हैं तो यही चीज़ें हम किस तरीके से ले रहे होते हैं कि जब वर्कर को कंपनसेट करना है तो किन किन लॉसेस के अगेंस्ट वो हो सकते हैं। ये सारी तफसीलात इंश्योरेंस कंपनी के साथ हर इदारे ने अपने तौर पे की होती है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस का ये एक रेमेडी और एक तरीका मौजूद है, हो सकती है। फिर उसके बाद डैमेज टू प्लांट इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, अगर आपका प्लांट डैमेज हो जाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है और वो जस्टिफाइड भी होता है कि इंश्योरेंस इसकी क्लेम की जा सकती है और मिल जाएगी, तो तब वो उसमें अवेलेबल है ये चांस। फिर दूसरी चीज़ आती है बिल्डिंग। उस बिल्डिंग की अगर हुई है, उस बिल्डिंग की सारी वर्किंग इंश्योरेंस कंपनी करके जाती है, तो उसकी भी आपको पेमेंट मिल सकती है। और इसके साथ जो इक्विपमेंट है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जो भी जिसकी आपने कंपनसेशन के लिए इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो वो आपको पैसा मिल सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। फिर मेडिकल की इंश्योरेंस होती है, ये भी क्लेम आपको मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एक चीज़ और भी है, वो है लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद लीगल क्लेम फॉर कंपनसेशन। लीगल कॉस्ट वो भी आपको क्लेम के तौर पे आपको मिल सकती है। इन तीन चार चीज़ों की तो आमतौर पे कंपनीज ने अरेंजमेंट किया होता है इंश्योरेंस का, लेकिन जब हम इंश्योर्ड कास्ट को लिस्ट करते हैं तो ये ज़्यादा नहीं हमारे पास आती। फॉलोइंग कैन बी इंश्योर्ड, तो ये वही चीज़ें हैं, दोबारा से इनको हम लिस्ट करते हैं तो ये चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। इन तमाम चीज़ों को हम कर सकते हैं इंश्योरेंस के अंदर क्लेम और हमें इसके रेमेडी और इसका जो है पैसा मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं अनइंश्योर्ड कास्ट। सम लॉसेस आर अनइंश्योर्ड बाय वेरिइंग नेचर, मतलब है कि वो समझ में ही नहीं आ पा रहे होते कि इनकी भी कोई इंश्योरेंस हो सकती है, इनके भी अगेंस्ट पैसा क्लेम किया जा सकता है, इनका प्रीमियम किस किस के अदा होगा और इनका क्लेम कितना कोई डिमांड कर सकता है। तो ये आप खुद देखें और आप बताएंगे कि प्रोडक्शन डिले एंड डाउन टाइम,
कि जब कोई डैमेज हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी की प्रैक्टिस ना इम्प्लीमेंट करने से वर्क प्लेस के ऊपर, तो जो प्रोडक्शन लॉस होता है और उसका जो डाउन टाइम आता है वो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, बिल्डिंग गिरने की सूरत में और ज़्यादा लंबा टाइम हो सकता है, तो वो कोई क्लेम की ही हो ही नहीं सकता। तो इस सूरत में अगर किसी सिनेरियो के अंदर कोई बात आती है तो आपने उसमें देखना है कि इसमें अनइंश्योर्ड कास्ट किस तरीके से आ रही है। फिर है जी लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट ना करने की वजह से जो रॉ मटेरियल का लॉस हो जाता है वो भी क्लेम नहीं हो सकता। कभी रॉ मटेरियल कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, कभी वो पड़ा रहा फिर और आ गया, वो उस सूरत में अगर कोई लॉसेज या डैमेजेस होते हैं वो नहीं हो सकते। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन शॉर्ट भी हो सकती है, थोड़ी लंबी भी हो सकती है, उसके और ज़्यादा एंगल हो सकते हैं, कई तरह से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर जो कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर एलिमेंट 4 के अंदर मौजूद हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो उसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं, वो प्रोफेशनली उस चीज़ को प्रोलॉन्ग करेंगे, तो वो ये चीज़ जब इतना लंबा टाइम ले जाएगी तो इतना जो डाउन टाइम रहा, जो डिले आया और जो प्रोडक्शन लॉसेस हुए, इसका कोई क्लेम नहीं हो सकता। फिर क्रिमिनल फाइन्स एंड लीगल कॉस्ट्स, क्रिमिनल फाइन्स अगर आपको कहीं देने पड़ जाते हैं और आपको कहीं लीगल कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है, तो वो पहले से डिफाइन तो नहीं है, वो थोड़े पे भी कोई पार्टी राजी हो सकती है, राजीनामा हो सकता है और वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ पे नहीं करते, किसी की डेथ हो जाती है, उस सूरत में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से। लीडिंग टू लॉस्ट सेल एंड पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग, जितने भी सेल्स के ब्रीचेस होते हैं और पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी ब्रीच हो जाते हैं, वो भी काम नहीं मिलता और कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर्स नहीं मिलते, तो उस वजह से जो लॉसेज होते हैं उनको भी मुहैया नहीं किया जा सकता कि ये कितना डैमेज चला गया। जाहिर तौर पर एक तो चीज़ आ सकती है कि 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ का काम हमें नहीं मिला, लेकिन उसकी वजह से जो और पोटेंशियल काम मिलने थे, मिल सकते थे, हिडन थे, मख्फी थे, वो भी निकल जाते हैं हाथ से, तो ये भी इंश्योरेंस के अंदर चीज़ें नहीं कवर होंगी। सिक पे टू इंजर्ड वर्कर्स, आप इंजर्ड वर्कर को आप कितना अर्सा सिक पे देंगे, आपने तो पेमेंट दे रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट की सूरत में, लेकिन वही आप कहीं क्लेम नहीं कर पाते क्योंकि वो उतना वो जितनी उसकी मेडिकल की इंश्योरेंस की वो तो वो मिलेगी, लेकिन कितना प्रोलॉन्ग कर गई वो बीमारी, वो इश्यू, वो डैमेज, या वो बेड पे हो गया, तो आपको कोर्ट ने भी कह दिया कि अब आपने इसको देना है, पेमेंट देते रहना है, वो भी आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। ओवर टाइम, जी हाँ, जितना भी आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा एक आदमी के जख्मी होने की वजह से, एक आदमी के डैमेज हो जाने की वजह से और जॉब पे ना आ सकने की वजह से, वो भी ओवर टाइम आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते। तो ये वो लॉसेस हैं जो बियर तो हो रही हैं लेकिन क्लेम नहीं हो पा रहे। इस हवाले से ये चीज़ें देखने की जरूरत है। इसी तरीके से हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, जब आप न्यू एम्प्लॉय को हायर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो उस वक्त भी जो आप डैमेजेस क्लेम कर रहे होंगे वो नहीं आप आगे ले सकते। लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, जी हाँ, जब बिजनेस की रेपुटेशन का लॉस होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलेंगे, नए बिजनेस नहीं मिलेंगे, आपको लॉसेज आएंगे, तो ये सारे डैमेजेस अब इनको हम एक दफ़ा फिर देखते हैं पिक्टोरियल व्यू के साथ कि ये किस तरीके से ये गए जी। अब आपको ये चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं। अब अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं तो प्रोडक्शन डाउन टाइम और डिले, ये खुद ही ये जो एनिमेशन लगी है बड़ी डिले है, तो इसने प्रोडक्शन क्या देंगे, यहाँ पर जितना भी डिले होता जाएगा काम खत्म और आप सप्लाई नहीं दे सकेंगे। और नेक्स्ट है जी रॉ मटेरियल लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से रॉ मटेरियल था वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, उसके ऊपर भी आपका कोई क्लेम नहीं होगा। जो कोर्ट कचहरी के अंदर आप प्रोसीडिंग्स करते रहे, टाइम चलता रहा, उसके ऊपर आपका कोई क्लेम नहीं हो सकता इंश्योरेंस का। अनइंश्योर्ड कास्ट है, क्रिमिनल फाइन्स और लीगल हुआ, जितने भी आपके पैसे गए, जितना भी कोर्ट ने आपको हर्जाना देने को कहा वो कतल नहीं हो सकता। सिक पे देते रहे वर्कर्स को, आप घर उठा के खिलाते हुए मजबूर थे, आते थे पेमेंट ले जाते थे, लेकिन वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये अनइंश्योर्ड कास्ट जितनी भी है ये आप तो पे कर रहे हैं लेकिन आप कहीं से क्लेम नहीं कर पा रहे, जितना भी ओवर टाइम दिया वो सब चला गया। इसी तरीके से हायरिंग एंड ट्रेनिंग
ये दो बड़े काम होते हैं आपके जब एम्प्लॉयज चले जाते हैं, क्वालिफाइड, लर्नड और कॉम्पिटेंट, और जो कि आपके एक मैन बिहाइंड द गन होते हैं, जो कि एक कैच जिताए मैच वाले जो लोग होते हैं, वो लोग जब आप चले जाते हैं, आपके और साथ से टीम कमज़ोर हो जाती है, तो उस वक्त भी आपको प्रॉब्लम आते हैं। ट्रेनिंग देना कोई आसान काम नहीं है, हायरिंग करना कोई आसान काम नहीं है। कि अप्रोप्रिएट वर्कर, राइट मैन एट द राइट जॉब आए और वो परफॉर्म करे, ये सारे फिर आपको लॉसेस आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त करती है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये रेपुटेशन डैमेज हो रही है। जब बिजनेस रेपुटेशन डैमेज होगी तो कोई आपके पास नहीं आएगा। आप जिस भी तरीके से कॉल करते रहे, मिलाते रहे, मीटिंग्स करते रहे, कोई आपकी नहीं सुनेगा। कॉन्ट्रैक्टर भाग जाएंगे, आपको मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे और आप बैंकरप्ट हो जाएंगे और आप लॉसेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने HSE को फॉलो नहीं किया था वर्क प्लेस के ऊपर। वो जो मॉरल, लीगल और फाइनेंशियल रीजंस हैं वो नहीं आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, इसलिए आपको इतना लॉस हो रहा है और होता है। और ये लॉसेस होते हैं, ये लॉसेस जितने भी हैं आपके, ये आप इस सेल के हों, पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के हों, ये सारे आपको होके रहते हैं और बिजनेसेस ख़त्म हो जाते हैं और उनको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचते हैं। इसलिए अनइंश्योर्ड कॉस्ट की दोबारा से ये आपके सामने रख लेते हैं तफसील। इनको आपने समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये अनइंश्योर्ड कॉस्ट है, आपने देनी है, आपको मिलनी नहीं है, आपके डैमेजेस जाने हैं, रिकवरी नहीं होनी है, इसलिए पैसा आपके हाथ से जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। वजह क्या थी कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंट नहीं की, आपने पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर नहीं अपनाया, नेगेटिव पे रहे, आपने ना एम्प्लॉय की हिफाजत का कोई इंतज़ाम किया, PPE दिए, ना कोई ट्रेनिंग दी, ना कोई सेफ वर्क दिया, वर्क प्लेस दी, और न ही आपने अपने प्लांट की इक्विपमेंट की हिफाजत के लिए कुछ किया। ये सारे डैमेजेस आपको पड़े और फिर आपको लग पता गया। तो ये अभी तक हमने जो वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटर करने की चीज़ें थी, फाइनेंशियल लॉसेस में से, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस में से, वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड कॉस्ट, ये हमने यहाँ पर अभी तक हमने देख ली है। मॉरल रीजंस हमने पहले देख ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लीगल रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से हमें एक वर्क प्लेस के ऊपर हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीगल इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस के साथ। अल्लाह हाफिज़।